गुड मॉर्निंग जी। चलिए आज पॉलिटिकल साइंस करते हैं क्लास 10th का, जो बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी टफ कॉन्सेप्ट है जो आसानी से समझ में नहीं आता। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि ये हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है। डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टीज है। अराउंड इंडिया में 1500 के करीब पार्टीज हैं। 45 स्टेट पार्टीज हैं। आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट वर्ड। और आपकी बुक में जो 6 नेशनल पार्टी दिया है, एट प्रेजेंट यहाँ 7 दिया है, पर एक्चुअल में टोटल पार्टी है 8। ये 8 नेशनल पार्टीज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बोलते हैं, जिसको एनडीए बोलते हैं। ठीक है बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में हुआ था। ए यू होम, पहले WC बनर्जी। तो हमको तो हिस्ट्री में नहीं जाना है। सॉरी, एनडीए तो बीजेपी को बोलते हैं बेटा, इसको यूपीए बोलते हैं। ये एनडीए, ये यूपीए। ठीक है। और अभी तो बीजेपी है, इसलिए मैं इसको टॉप पे रखा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई। ठीक है। और ये कंजर्वेटिव्स है। ठीक है। ये आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। फिर आईएनसी सबसे पुरानी पार्टी है हमारी इंडिया में, 1885 में आई। ए ह्यूम, WC बनर्जी पहले। फिर CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट थी, जो मार्क्स थी, ज्योति बसु 1964। फिर CPI फिर टूटा, फिर बना 1925 में CPI था, MN रॉय। उसके बाद टूट के CPIM बना, जिसने ज्योति बसु ने बनाया था। BSP बहुजन समाज पार्टी 1984, कांसी राम। NCP शरद पवार। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। और 2013 में NPP को मिला है, जिसके फाउंडर P संगमा है। 2013 में इनको पार्टी का दर्जा मिला। तो हम इस क्लास में जानेंगे कि कौन पार्टी नेशनल पार्टी होती है, कौन पार्टी स्टेट पार्टी होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, हम ये चुनाव होते क्यों हैं, किस लिए होते हैं, क्या रोल है इनका। ठीक है। वर्ल्ड में कितने टाइप्स के पार्टीज़ होते हैं, कितने पार्टी सिस्टम है, सारी क्लास में इसमें जानेंगे। और मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगा क्लास। और मैं उतना ही बात करूँगा जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, नॉलेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट हम बात करेंगे क्लास 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बहुत सारे पार्टीज़ हैं, है ना। ये देखो, साइकिल छाप, हंसिया छाप, कमल छाप, अकाली दल, है ना, बहुजन समाज पार्टी, बहुत बहुत है बेटा। ठीक है। फिर यहाँ 7 दिख रहा है, एक और है NPP, P संगमा का, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जो भी मोदी जी हैं हमारे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पंजा छाप, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, हाथी छाप। NCP, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, तृणमूल कांग्रेस, 3 फूल वाली पत्ती आती है ना, वो जो वायलेट कलर की होती है, सुंदर सी। ये ममता बनर्जी, दीदी, दीदी का है लोगो। ठीक है बेटा। तो ये हमारे इंडिया में नेशनल पार्टीज़ है। कोई आपको नेशनल पार्टी कितने हैं पूछेगा, 8 लिखेंगे तब भी वो राइट करेगा। आपकी बुक में तो 6 दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये इतने नेशनल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ। क्वेश्चन आते हैं, आपको दे देगा कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्टी है, कौन सा स्टेट पार्टी है। राइट टू नेशनल पार्टी, राइट टू स्टेट पार्टीज़, राइट टू रीजनल पार्टीज़। तो आप इसका ख्याल रखिए। आप हमारे जो है वो
अभी नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है तो वो स्टेट पार्टी में आते हैं। हाँ, पर गजब के हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली में जीते थे, अभी पंजाब में जीते हैं। चलिए पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना बेटा, एक वॉलंटरी और ग्रुप का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए जितने ही पॉलिटिकल पावर्स की ज़रूरत होती है, जितने लोग की ज़रूरत होते हैं, है ना। हम अपना सारा काम तो खुद से नहीं कर सकते, हमको हमारे काम, हमारी सुविधा के लिए लोग चाहिए। तो और हम कॉमन पीपल है, तो हम और हमारे द्वारा चुने हुए लोग, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम करती है ना बेटा, उनको जो चुनने का जो तरीका है, वो जो हम चुनते हैं लोगों को, है ना, ताकि वो हमारा अच्छा काम करें, वो जिस पार्टी से जुड़े रहते हैं, है ना बेटा, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो पार्टीज़ होती हैं, कुछ पार्टी ऐसी होती है जो रिएक्शनरी पार्टीज़ होती है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो विच बिलीव इन स्टेटस ऑफ क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस ऑफ क्यू? हम स्टेटस क्यू और ये इसका मतलब क्या समझे? तो बेटा ये जो रिएक्शनरी पार्टीज होती है, ठीक है, और ये जो होती है कंजर्वेटिव पार्टीज, ये ओल्ड ओल्ड जो रिफॉर्म्स होते हैं, ओल्ड जो पुरानी बातें होती हैं, पुराने ख्याल के थोड़े होते टाइप हैं। इनमें वो ज़्यादा चेंजेस के पक्ष में नहीं होते हैं, और वो जो हमारे पुराने सभ्यता है उनको मानते हैं। और ये अच्छी बात भी है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखनी कोई बुरी बात नहीं है। जैसे बीजेपी गुड एग्जाम्पल है, वो हम बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। मैं तो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट नहीं करूँगा, पर हम बहुत स्ट्रांग आए हैं, शानदार आए हैं, ज़बरदस्त आए हैं, ठीक है। फिर लिबरल पार्टी होती है, जो कुछ रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहती है और अपने एग्जिस्टेंस बनाए रखती है, ठीक है। फिर कुछ रेडिकल पार्टीज़ होती है जिनको एकदम हर चीज़ नया चाहिए, है ना, न्यू ऑर्डर बाय ओवर थ्रोइंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल पार्टी के, और बेटा आपसे आपके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जो डिफ्रेंशिएशन है उनका आइडियोलॉजी पे डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लेस द रेडिकल पार्टीज ऑन द लेफ्ट। जो रेडिकल पार्टीज होता है, उन्होंने, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने रेडिकल पार्टीज को लेफ्ट बोला, लिबरल पार्टी को सेंटर और रिएक्शनरी बोला, और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को राइट बोला। कहने का आशय है कि जो कंजर्वेटिव होंगे, वो राइट विंग में आएंगे, जो रेडिकल है वो लेफ्ट विंग में आएंगे, ठीक है। और जो लिबरल है वो सेंटर में आएंगे बेटा। वो दोनों तरफ जाना चाहते हैं, वो बदलाव भी चाहते हैं और पहले जैसे सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री बोलता है। ये है, ये हैं। और ये जो भी न्यू पार्टीज रिफॉर्म्स हैं, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे पार्टीज़ है, ये इनको लेफ्ट विंग में रखा जाता है, ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे वर्ल्ड में 3 काइंड के पार्टी सिस्टम्स हैं, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में जो कम्युनिस्ट होते हैं बेटा, वो आते हैं। कम्युनिस्ट जैसे चाइना हो गया, रशिया है ना, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना, रशिया, व्लादिमीर पुतिन, देख ही तो रहे हैं आप लोग, है ना। अगर न्यूज़ पे बने होंगे तो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, है ना। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ये 1 पार्टी सिस्टम होती है इनकी इंडिया में।
और वही रूलिंग पार्टी होते हैं। यहाँ अपोजिशन को परमिशन नहीं रहता, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम, यहाँ जो दो बड़ी पार्टी होती हैं, बहुत बड़ी पार्टी, उनके ही लोग चुन के आएंगे। जैसे यूएसए, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। ब्रिटेन में भी पार्टी है थी, एक लेबर पार्टी थी और एक और पार्टी थी, भूल गया। जब हम नेशनल मूवमेंट आएंगे इंडियन स्ट्रगल, है ना, 1915, जब गांधीयन एरा की बात करेंगे, और हो सके तो नेक्स्ट ही वीडियो होगा, ठीक है, तब हम बात करेंगे। अभी तो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है, तो हम इसके ऊपर बिलोंग करेंगे। और ये है हमारा भारत, मेरा प्यारा भारत, और ये है उसका सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो इंडिया में चलती है, देख रहे हैं ना, 8 नेशनल पार्टीज़ है, ठीक। तो पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है बेटा, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतना मतलब एक कॉन्टिनेंट है भाई, देश नहीं है, कॉन्टिनेंट है, इसलिए हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इंडिया में। अगर आपको एक डेटा बता दूं तो 16 लोकसभा चुनाव में जो 2014 हुआ था, वहाँ 16 था, पर 2018 आते थे हमारे पास 18 पार्टी हो गई। ये देखिए, अराउंड 47 स्टेट पार्टीज़ है बेटा। अगर आप डेटा लिखेंगे तो एग्ज़ाम के लिए मच बेटर। और 93 टोटल रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसको अनरिकॉग्नाइज बोलते हैं। जैसे निर्दलीय होते हैं ना, कोई भी एक छाप लिए और खड़े हो गए, अगर जीत गए, है ना, ठीक, तो ऐसे होते हैं। और इतिहास गवाह है कि 1967 से पहले हमारे यहाँ भी वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चलती थी, जब हमारे माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू का समय था, है ना, आईएनसी का गोल्डन एरा था, ठीक है। different विचार में बदलाव आए, भावनाएं बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मंजर बदल गए। तो जो कांग्रेस है धीरे धीरे टूटने लगा, फिर रीजनल पार्टी बने, नेशनल पार्टी बना, जैसे जनता दल, बीजेपी आई, ठीक है। यहाँ से हमारी मल्टीपल पार्टी सिस्टम शुरुआत हुई। और बेटा मैं मानता हूँ ज़रूरी भी है। अगर पार्टीज़ नहीं रहेगी, अपोजिशन नहीं रहेगा, क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो बनेगा कौन? स्कूल में वैसे भी टीचर जब तक तुमको क्रिटिसाइज़ नहीं करे, दिल पे नहीं लगती, तब तक तुम परफॉर्म कहाँ करते हो? तो जब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो कंपटीशन कैसे आएगा? और जब अगर मार्केट में कंपटीशन ना हो तो मार्केट मैनिपुलेट हो सकती है। जियो देख रहे हो, एक तरफा राज चल रहा है भाई, है ना। अभी एयरटेल बना हुआ है, पर जियो मतलब वन डोमिनेट पार्टी सिस्टम चल रही है मेरे ख्याल से, है ना। वीक है इनके कॉम्पिटिटर। और क्यों आई पार्टी? क्योंकि क्लियर आइडियोलॉजी नहीं रहती। लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम देखते होंगे, हमारे बचपन में भी हम देखते होंगे कि गांधी के बारे में डिफरेंट बोलते होंगे, पर जब पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो गांधीज़म पे बात करती हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि यही बेसिक फंडा है। डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म, ठीक है बेटा, ये बेसिक फंडा है। जैसे एक्सेप्ट बीजेपी और जो दो के पास कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई एंड सीपीएम, है ना, इनके क्लियर कट फंड है। और जो दूसरे पार्टीज हैं उनके क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। तो जो आइडियोलॉजी पे चलेगा, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हैं, वो एक दिन सक्सेस लेगा। इसलिए दैट्स वाई बीजेपी इज़ टू मच सक्सेस, आज सक्सेस पे है वो, है ना। तो और वैसे भी जो हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इशू बेस्ड रहता है रेदर देन आइडियोलॉजी, ठीक है। कोई भी एक ज्वलंत मुद्दा आया, उस पर डिबेट हो जाती है। देखिए हो, न्यूज़ चैनल वाले हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, मुद्दा कहाँ रहता है और कहाँ पहुँचा देते हैं, फाइनल में हम हिंदी मुस्लिम करने लग जाते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट आइडियोलॉजी, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी क्विल्ट होते हैं, है ना। जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है ना, उस पर चलना रहता है, क्योंकि जो पार्टीज आर नोन बाय देयर लीडर्स, पार्टीज लीडर्स के ऊपर भरोसा करती है, उनके मैनिफेस्टो पे नहीं, है ना। जैसे हमारे मोदी जी फेमस है, क्लियर कट आइडियोलॉजी है भाई, क्लियर कट आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसीलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स, कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी
बेस्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, वो कैसी बातें करते हैं। क्योंकि हम अपने देश में, है ना, रिलीजन्स के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कल्चर के आधार पे, रेस के आधार पे वोट तो मिल जाता है, पर ये प्रोहिबिटेड है भाई, तुम नहीं मांग सकते। इसलिए डायरेक्टली कभी बोला नहीं जाता, इनडायरेक्टली जो होती है ना। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल पार्टी का दबदबा है, रीजनल पार्टी भाई खतरनाक काम करती है, शानदार, जबरदस्त, एक तरफा। जैसे उड़ीसा बीजेडी, पटनायक साहब, डीएमके, अन्ना डीएमके, जयललिता, मध्याह्न भोजन की शुरुआत उन्होंने की थी, जयललिता। एक्टर से सीधा सीएम बनी और लंबा चौड़ा सीएम बनी। तृणमूल कांग्रेस, दीदी, है ना, बसपा, अकाली दल पंजाब, जेडीयू बिहार, नीतीश बाबू। तो ये हमारे रीजनल पार्टीज़ हैं जो शानदार है, ठीक है। और अब रही बात हमारे काका की, तो वो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं बेटा, है ना, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ भी शानदार काम हो रहे हैं, ठीक है। कई प्रॉपर्टी जो फैक्शन एंड डिफेक्शन क्या है ना, लेक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन क्या है। अगर मान लो अब हमारे यहाँ अपोजिशन ही नहीं रहा, जैसे इस बार, खैर अपोजिशन का टैग तो है हमारे कांग्रेस के पास, और है भी अपोजिशन, वो रियल डिज़र्व करते हैं। तो अगर अपोजिशन ना हो तो क्या होगा, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है भाई। अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी, जो रूलिंग पार्टी वो ऑटोक्रेसी आ जाएगी, है ना। और हम अगर पता चला वो कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अल्टरनेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो लास्ट 50 सालों में हम बहुत इफेक्टिव और स्ट्रांग ऑर्गेनाइज नेशनल अपोजिशन बन के उभरे हैं, है ना। इसीलिए नेशनल पार्टीज मिलती है, ताकि एक स्ट्रांग अपोजिशन रहे जो क्रिटिसाइज़ कर सके गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो गलत है गलत, जो सही है सही। वोटिंग सिस्टम होती है वहाँ, और इन सब को कराता है तो एक गॉड, इन सब का एक ही गॉड है भाई, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा बेटा, इलेक्शन कमीशन काम क्या करता है, कैसे किसी को पार्टी का दर्जा मिलता है, कैसे किसी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, किसी को कैसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, इनके काम क्या है, कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहली बात तो इलेक्शन लड़ने से पहले, है ना, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना नेशनल के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में या स्टेट पार्टी के रूप में, है ना। तो ये कैसे कराएंगे, कोई नेशनल पार्टी कैसे बनेगा, कोई स्टेट पार्टी कैसे बनेगा, तो पुल परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जो अदर पार्टीज होती हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो तो सीधा एक रजिस्टर करके अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी कोई भी ले सकते हैं। पर आपको नेशनल और स्टेट पार्टी बनाना है तो उसके सम क्राइटेरियाज है ना। और जो ये सब पार्टीज होती है, जो नेशनल और स्टेट पार्टीज होते हैं, उनको 40 स्टार कंपेनर मिलते हैं। देखे हो आप, चुनाव में कोई शाहरुख खान बुलाता है, कोई सलमान खान बुलाता है, कोई अक्षय कुमार बुलाता है, कोई हीरोइंस बुलाता है ना। रूरल एरिया में हीरोइंस बुलाए जाते हैं। तो ये 40 स्टार परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना, टाइम ऑफ इलेक्शंस की। और अपने एक से एक मैनिफेस्टो दे सकते हैं, है ना। और ये अपने स्टार जो अनऑर्गेनाइज पार्टीज होती है, ये 20 स्टार कैंपेनर ला सकते हैं, 20। जो ट्रेवल और एक्सपेंसेस हैं, ये आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर पार्टीज, ठीक है। एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड अ सिंबल। जो हर एक नेशनल पार्टी होगा बेटा, उसको सिंबल एलोकेट किया जाएगा, है ना, जो रिजर्व रहेगा, ट्रेडमार्क रहेगा। जैसे देखो ना, कमल देख के अगर तालाब में भी कमल खिला है बेटा, तब भी हमको तो सीधा बीजेपी दिखता है। तो दिस इज अ लोगो, ब्रांड, ठीक है। और ये सब के लिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रल सिस्टम है, ठीक है। इलेक्ट्रल सिस्टम से पहले हम जानेंगे कि कोई किसको कैसे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, ये हमारा चुनाव कराते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और मैं बता रहा था ना, अमेरिका में 2 पार्टीज़ है, ये देखिए यहाँ, ये ब्रिटेन और अमेरिका का हाल है, ठीक। ये हमारे रीजनल पार्टीज़ के, आप, है ना, एडीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये रीजनल पार्टी है बेटा, जनमुख,
ठीक है, चलिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, शानदार बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, तो किसी को नेशनल पार्टी बनना है, मान लो कल की डेट में आप फेमस हो गए और आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आप सबको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो आप सोचेंगे चलो राजनीति में हाथ अपनाया जाए, है ना। तो आपको सीधा नेशनल पार्टी बनना है। अब छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, जैसे अक्षय कुमार खिलाड़ी भैया नहीं, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी 420, मैं नाड़ी तू खिलाड़ी, है ना, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वैसे आप ये सब आप हैं। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं तो सीधा पीएम मोदी के बाद 10 साल बाद मैं बनूंगा। तो आप एक स्ट्रॉन्ग अगर कंटेंटर हैं और अपने आप को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप नेशनल पार्टी बनेंगे कैसे? तो देखिए बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द पार्टी विन 2% ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। किसी 3 स्टेट में, है ना बेटा, किसी 3 स्टेट में आपको चुनाव जीतना है। जो 543 सीट है लोकसभा के, है ना, उसमें से 2% सीट चाहिए और वो मिनिमम 3 स्टेट से होना चाहिए। ऐसा पता चला कि आप एक स्टेट से 2% ले आए और मैं बोलेगा कि नहीं 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 मेरे को नेशनल पार्टी बन जाऊंगा। अरे नहीं भाई, 3 स्टेट से आपको 2% वोट मिलना चाहिए लोकसभा का। जो जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उस पार्टी पुल में 6% वोट मिलना चाहिए और ये 6% वोट 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए और साथ में ही 4 लोकसभा सीट जीतनी चाहिए, तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। और या तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए 4 स्टेट में, जैसे आप है अभी 2 स्टेट में है, दिल्ली और पंजाब में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये 4 में कर जाएगी तो 9th नंबर के लिए तैयार रहिए आप और ये आएंगे, ये शानदार आएंगे। ठीक है, तो ऐसा करके आप एक अपना नेशनल पार्टीज बना सकते हैं। ठीक है, फिर अ पार्टी। अब आप मान लीजिए कि अब कई लोग होते हैं ना, छोटे से शुरुआत करते हैं, पहले अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी, फिर स्टेट पार्टी बनेंगे, फिर नेशनल पार्टी बनेंगे, है ना, जो धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम 6% वैलिड वोट मैं बताऊंगा, बात करेंगे हम वैलिड वोट्स के ऊपर। 6% वैलिड वोट्स मिलना चाहिए आपको इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिससे विधानसभा चुनाव होता है उसमें, और कम से कम 2 सीट जीतना चाहिए आपको विधानसभा सीट के आपको 2 सीट मिलने चाहिए। और अ पार्टी शुड सिक्योर लिस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट, और कम से कम जो टोटल वोट होगा, जैसे 1 करोड़ है तो आपको कम से कम 6 लाख वोट मिलने चाहिए, वैलिड वोट मिलने चाहिए लोकसभा में, है ना। और एक सभा का कम से कम 1 सीट होना चाहिए लोकसभा के, 543 हमारे हैं उसमें से 1। या तो फिर कोई पार्टी है विन 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ 3 स्टेट। या तो फिर आपको एक पार्टी है जिसमें 3% सीट जीतना चाहिए, ठीक है, विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, विच एवर इज़ अ हायर। जैसे ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा की कितने सीट है? 90 का 3% कर लो बेटा, ठीक है, अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है। अ पार्टी शुड बी एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा, और या तो आपको लोकसभा में हर एक सीट होना चाहिए, हर एक 25 सीट पर, ठीक है, जो स्टेट में अलॉटेड है। जैसे हमारे यहाँ 90 है तो कम से कम आपको 4 सीट जीतना ही चाहिए लोकसभा से। जब आप लोकसभा के लिए 4 सीट जीतेंगे तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, नो इशू। तो कोई वैसे भी मैं देखा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग नेता रहते हैं, तो मैं आशा करूँगा कि आप जल्द स्टेट पार्टी बनाएंगे, है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, तो मेरे यहाँ भी बहुत नेता हैं, तो मैं उनको बेस्ट विशेस बोलता हूँ नेतागिरी के लिए, ताकि कुछ तो समाज का भला करेंगे, क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड हैं और इंडिया और जितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं आशा करूँगा कि एक दिन आप CM VM बने, ठीक है। तो अभी से अपना मेथड लगाइएगा एग्ज़ाम के बाद कि हमको आगे क्या करना है और कैसे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनेंगे, और ये मेरे पॉइंट्स याद रखिएगा तब। अंडर द लिबरल क्राइटेरिया 1 मोर कॉजेज दैट इट विल बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इफ सिक्योर। एक और क्राइटेरिया है, अगर आप 8% ज़्यादा वैलिड 8% टोटल जो टोटल वोटिंग है उसमें से टोटल 8% वैलिड
वोट्स लाते हैं अपने स्टेट में। मान लो अगर आपके यहाँ 1 लाख की वोटिंग हुई स्टेट में, तो कम से कम आपको 8,000 चाहिए भाई स्टेट पार्टी बनने के लिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जैसे LIC की हो आता है ना भविष्य निधि, तो अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो ये आपकी भविष्य निधि है, ये आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम, है ना। हमारे यहाँ इलेक्शन होते कैसे हैं। तो वैसे तो आपके ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, पर आप जान सकते हैं अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो। आर्टिकल 324 329 में, है ना, पार्ट 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रोविज़न है जो आर्टिकल 324 की तरह, है ना, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कमीशन बनाया गया है, स्वतंत्र निकाय बोलते हैं, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये ऐसा नहीं कि जनरल इलेक्शन में ही काम करेगा, हर टेरिटोरियल पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर, हर स्टेट पर जो पार्लियामेंट में या जो स्टेट में लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होंगे, उसको कौन कंट्रोल करेगा बेटा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के हिसाब से। कोई पर्सन एलिजिबल नहीं हो सकता इन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स। आप किसी को रिलीजन है बोल के तुम उसको चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर रेस का है बोल के, किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, या फिर इवन आप सेक्स बेस्ड, मेल फीमेल या एनी ऑफ देम, आप इसको इन एलिजिबल नहीं ठहरा सकते। इंडिया में यही तो खासियत है हमारे इंडिया का, मेरा भारत महान, ठीक है, जय श्री राम, कि सब लोग एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे, वो ना एडल्ट फ्रेंचाइजी पे होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर आपकी उम्र 18 साल तक है और आपके पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी जरूरी है, कंपलसरी, नेसेसरी, मैंडेटरी। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है बेटा, ये ऐसा दिखता है वोटर आईडी, आपके पास ये नहीं है, चाहे आप 50 साल के हो, आपको वोटिंग नहीं मिलेगा। तो जब आप 18 साल के हों तो अपने जीवन में सबसे पहला काम कीजिएगा कि आप भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड हो जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, और इंतज़ार कीजिए अपने जीवन का सुनहरे मौके का, पहला वोट डालने का, है ना। तो इंडिया में 18 साल या 18 साल के ऊपर को ये आईडी मिलती है जिससे वो वोट डाल सकें, और वोट डालना बहुत ज़रूरी है बेटा। मैं तो अभी किसी का कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ, पर वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक वोट, जैसे 1 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पास करा सकता है ना, वो 1 मार्क्स आपको टॉपर बना सकता है ना, वैसे वो 1 वोट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो वैसा बनाना है आपको। ठीक है, गया ज़माना ये, पहले हाथ, जैसे क्लास में हाथ खड़ा करके करते थे ना कि भाई इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, हाथ उठाओ। अब ऐसा ज़माना नहीं है ना बेटा। अब तो ऐसा ज़माना है कि अब इलेक्ट्रिकल जो पोल होता है मतपत्र वाला नहीं है, अब तो हमारे पास सीधा सीधा खतरनाक ये वाला सिस्टम गया। आजकल हम EVM से करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, समय साधन सब बचते हैं, बहुत इफिशिएंट है, EVM का यूज़ करते हैं हम। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए, कंडीशंस बताया जाए, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी। ठीक है, और पार्लियामेंट में एक प्रोविज़न बनाती है कि कब चुनाव से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाती है ना, आचार संहिता लाती है, जो पार्लियामेंट, जो सेंट्रल में चुनाव होते हैं और जो स्टेट में चुनाव होते हैं। ठीक है, और कोई भी चुनाव हो, स्टेट का या सेंट्रल का, इसको रेगुलेट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाता है वो क्वेश्चनायर नहीं है बेटा, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो आपके उतना डिटेल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इलेक्शन प्रोसेस जब इलेक्शन का टाइम आएंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो हर स्टेट में लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि हम भारत के लोग, हम ही लोग हैं जो हम लोगों को चुनते हैं हमारे भले के लिए। ठीक है, और इसमें आपको बता दूं कि हर 5 साल में चुनाव होना ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बीच में कोई पार्टी गिर गई तो चुनाव नहीं होगा, नहीं, पार्टी गिरेगी तो भी चुनाव होगा।
है ना। पर अगर कोई टेन्योर पूरा कर लेता है तो 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। क्या है ना, 5 साल में लोगों के भावनाएं बदल जाती हैं। हो सके आप जो पार्टी रूल कर रहा है वो पार्टी किसी को पसंद ना आए तो 5 साल बाद चेंज कर दो, है ना। तो हालात और जज्बात दोनों बदल जाएंगे बेटा, ठीक है। और इलेक्शन प्रोसेस के बाद ओथ होते हैं, है ना। हर एक कैंडिडेट को फॉर्म भराया जाता है, उसमें शपथ पत्र होता है, उसमें उनके पैसे के विवरण होते हैं कि उनके पास कितने साधन और संसाधन हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी में ये इलेक्शन कैंपेन होते हैं, है ना। इलेक्शन कैंपेन होते हैं वो 2 साल से लगे रहते हैं, पर 48 घंटा पहले बिफोर पोलिंग, वोट डालने के 48 घंटा पहले सारे चीज़ों को शट डाउन करना पड़ता है बेटा, ऑफिशियल कैंपेन्स को, है ना। फिर तो आप जानते हो जब 2 दिन पहले जब कैंपेनिंग नहीं हो सकती तो फिर अपना जो इंडिया में सबसे बड़ा हथियार है ना, जो सबसे बड़ा हथियार है वो चोरी छुपे वो चलती है। और मैं जान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, है ना। जितने भी अपने गाने हैं ना, सारे काम करते हैं इस पे। बादशाह के, है ना, दारू बदनाम कर दी, है ना, चिकन खुराना, ये सारे काम करते हैं 48 घंटे के बाद। उससे पहले तो नहीं करते हैं, पर यहाँ 48 घंटे में जो सबसे इफ़ेक्टिव है ना वो यही रहते हैं, ठीक है। पुलिंग्स के दिन, है ना, हर स्टेट में ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे पुलिंग्स हो, हर या स्टेट में रीजन में, जैसे हमारे यहाँ हुआ था तो 3 दिन थे, है ना। तो जगह हर रीजन के हिसाब से अलग अलग दिन होते हैं, है ना। प्रोसीजर होते हैं, सीक्रेट बैलेट्स होते हैं, ईवीएम होता है, ठीक है, ठीक है। आजकल तो ईवीएम हो गए, है ना। हर 2 किलोमीटर में पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर 1500 वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है ना, ठीक। आजकल तो ईवीएम से होता है बेटा। और 1 मिलियन से ज़्यादा ईवीएम यूज़ हुए थे बेटा 2014 के चुनाव में, ठीक। फिर काउंटिंग होती है, फिनिशिंग होती है, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसकी पार्टी में ज़्यादा लोग चुन के जाएंगे, वो राज करेगी सेंट्रल में या फिर स्टेट में। जैसे अभी भाजपा, मतलब 300, मैं तो एग्जैक्ट डेटा नहीं, पर शायद 350 जरूरी था, अपन उससे क्रॉस कर गए थे, एक छत्र राज, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक। पार्टी करती क्या है, इनके पास अथॉरिटी होता है, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। ये हमारे काम का है। पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो क्या कर सकती है, ये है रूल मेकिंग पावर, एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म, है ना। एडवांटेज है कि आप देश का भविष्य बदल सकते हैं, ठीक है। तो इतना एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि आप, जैसे कुछ लोग ब्राइबरी केस हुआ था तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कौन पार्टी चेंज कर सकता है, कौन पार्टी चेंज नहीं कर सकता, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है बेटा, जिस हाउस से बिलोंग करते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कब? अगर 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 इस पॉलिटिकल वॉलंटियर्स गिव अप द मेंबरशिप ऑफ सच अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो गिव अप कर देते हैं, ठीक है। इफ़ ही वोट्स ऑफ कि गिव अप कर देते हैं, या फिर वो पार्टी के खिलाफ जाके वोट डालते हैं, है ना। मान लो भाजपा में है और भाजपा के खिलाफ, मान लो लोकसभा में कुछ हो रहा है और उनके खिलाफ अगर लोगों ने उन्हीं का मित्र, जब विश्वासघात बोलते हैं ना, वैसा कर दे, उसी के अगेंस्ट में ही वोट डाल दे, और जिस पार्टी के उसी पार्टी के में, है ना। जैसे अपने दोस्त होते हैं ना, एकदम परम मित्र बनता है, भाई है मेरा, भाई है मेरा। अब मैडम पूछती है बदमाशी कौन किया, तो आपका सबसे परम मित्र आपका नाम लेता है, मैम यही था, मैं कुछ नहीं किया, यही किया है। वैसे यहाँ भी होता है। इफ़ ही होल्ड द ऑब्स्टेन फ्रॉम अ वोटिंग इन सच अ हाउस कॉन्ट्ररी इन एनी डायरेक्शन इशूड इन पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन, बिना परमिशन लिए, तो उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से निकाल देते हैं। जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, जो निर्दलीय होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड आए रहते हैं, ठीक है, जो लोकसभा में जाते हैं या विधानसभा में, ठीक है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो मैं निर्दलीय गया हूँ, मैं स्टेट पार्टी में जीता हूँ और मेरा लोगो था अघोरी, है ना, अघोरी मेरा लोगो था, लोगों ने अघोरी को वोट दिया,
अघोरी स्टेट पार्टी में चला गया, पर मैं जानता हूँ कि अब मैं ब्रांड बनूँ, बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो जाऊँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ बेटा तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, है ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं हाउस के, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कब? अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 महीने बाद। अब जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है ना, जो ब्रांड है, अगर उनके नेता पार्टी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 6 महीने पहले। अगर पर 6 महीने के बाद करते हैं तो बेटा उनको अपने सीट से हाथ धोना पड़ेगा, फिर वो मंत्री नहीं रहेंगे, फिर उनके हालात और जज्बात बदल जाएंगे, उनके साधन और संसाधन सब छिन जाएगा बेटा। तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ठीक है। आई होप सो एंजॉय करेंगे। चलिए मैं चैप्टर 2 पे बात करता हूँ, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, और 1 शॉट वीडियो तो आपके जो पॉलिटिक्स है ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बने रहिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है बेटा। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने चुनाव करा दिया, लोगों को लोकसभा में बैठा दिया, है ना, स्टेट विधानसभा में बैठा दिया, तो आउटकम्स क्या निकलेगा? जो लोग वहाँ चुन के गए वो हमारे लिए करते क्या है ना बेटा, क्या करेंगे? ये देखो, ये डेमोक्रेसी, हमने लोगों को भेज दिया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों ने लोगों को चुना, वोट दिया, है ना। जो जनता है जो वोट देती है ना बेटा, और वो जो लोग हैं वो हमारे लिए वेलफेयर करते हैं, उसी को ही डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो शासन करते हैं, लोग एक्चुअली नेता शासन नहीं करते, लोग शासन करते हैं, क्योंकि हम उनको चुने हुए रहते हैं। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज अ कॉमन मैन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, है ना, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमने वोट दे दिया था, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? पावर ऑफ द कॉमन पीपल। हमको क्या चाहिए? चलिए वो देखते हैं कि आउटकम क्या आएगा। हम लोगों को जो चुन के भेजे हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दोनों जो चैप्टर है वो लेजिस्लेटिव के बारे में है, जो सेंट्रल और स्टेट पे राज करते हैं। एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और जुडिशियल अलग होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तो हमारे में है नहीं, है ना। हम बात करें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होता है ना बेटा, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अनकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जो हम लोग चुन के भेजे रहते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि खाए पिए और घर आ गए, ड्यूटी हो गया, चलो आज का कोटा कंप्लीट, और नहीं, हम चुन के भेजे, उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिव होते हैं वो कुछ के लिए, है ना। डेमोक्रेसी कंसर्न द इंश्योरिंग दैट द पीपल हैव अ राइट टू चूज देयर रूल एंड हैव अ कंट्रोल ओवर देम। हम इसीलिए चुन के भेजे हैं कि हमारे वो रक्षा करें, हमारी भावनाओं को समझे। और ये एनसीईआरटी के लाइन्स है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, है ना। जब when possible and necessary citizens should be able to participate in decision making in democracy ensure the decision making based on the norm and procedure. A citizen has a right to in means examine the process of decision making, then the democracy until the transparency. जैसे देखो, अब हमने भेज दिया, है ना, अब हमको पसंद नहीं आया तो 5 साल में चेंज कर दो यार। जो तुम्हारा भला ना किया उस फिर पार्टी का क्या काम, है ना। तो हम डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि वोट सोच समझ के देना चाहिए, है ना। पर हम तो वो कुकड़ुक्कू, है ना, और दारू बदनाम करती, उसके चक्कर में लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, और आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो सोच समझ के वोट देते हैं, और जो सोच समझ के वोट देते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका एरिया चमकता है बेटा, चमकता है जी, है ना। तो जो डेमोक्रेसी है ना, क्या क्या काम कर सकती है ना। हम तो पहली बात, रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, है ना, और पब्लिक डिबेट होना चाहिए पॉलिसी के ऊपर, है ना। सिटीजन्स के राइट होते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उनको बताया जाए। इसलिए मोदी जी तो है ना, और जो गवर्नमेंट है वो करप्शन फ्री होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ वैसे भी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक से एक स्कीम आया, हर हर मोदी घर घर मोदी, है ना, सुचिता योजना, है ना, सरस्वती साइकिल योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। ये स्कीम्स है बेटा, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो हम तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इतना एडवर्टाइजमेंट होता है। लोग बोलते हैं अरे करोड़ों खर्च कर दिया ये बात करने के लिए। अरे भाई करोड़ों खर्च इसलिए क्या किया कि तुम्हारा भला हो सके, ताकि तुमको अरबों का फ़ायदा हो, है ना। कोरोना काल में पता है ना
कि हमारी हालात और जज्बात कैसे थे। उस टाइम हमको पता चला कि एक अच्छा गवर्नमेंट, एक अच्छा स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, अगर होता है तो अगर पावरफुल एक मिनिस्टर्स होता है। देखिए, एक बार मोदी जी ने बोला 24 घंटे के लिए लॉकडाउन, पहले दिन 23 मार्च पूरा देश लॉकडाउन। तो ये है पावर ऑफ अ कॉमन मैन बेटा। ठीक है, इसलिए हमको सही सरकार चुननी चाहिए। ठीक, तो 2 कंडीशन होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट अ परमानेंट। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कोई परमानेंट नहीं है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो। ठीक, तो जो मेजॉरिटी होती है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, स्कीम बनाती है, प्रोग्राम लॉन्च करती है। जो माइनॉरिटी होती है अगर वो गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करती है ना, इसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, है ना। डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ऐसा नहीं कि अब मेजॉरिटी है वो रूल कर देगा डेमोक्रेसी के ऊपर। द मेजॉरिटी नीड टू वर्क विथ अ माइनॉरिटी एट दैट गवर्नमेंट। इसलिए जो अपोजिशन अगर कुछ बोल रहे हैं तो बेटा उनकी बात माननी पड़ती है, नहीं तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगी तो जो मेजॉरिटी है वो गिर जाएगी। इस वजह से, है ना, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। और जो अभी देश में जैसे मेजॉरिटी है बीजेपी, तो वो कोई रिलीजन, रेस, इनजस्टिस ग्रुप पे को मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब है वहाँ 543 सीट में 370 उन्होंने लिया, और वो अलग अलग धर्म और अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, सॉरी देश बोल रहा हूँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रेस, अलग अलग सेक्स के हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए हैं। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी लॉन्ग एज अ सिटीजन हैज अ चांस टू बीइंग मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नो इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड एंड पार्टिसिपेट इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी एंड सच फैक्टर्स। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आउटकम है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमें डेमोक्रेसी से क्या मिलती है, तो डेमोक्रेसी से लोगों को हैव राइट टू चूज देयर रूल्स। वो रूल पीपल्स हैव देयर कंट्रोल ओवर देम वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी। डेमोक्रेसी के ये फायदे बेटा। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। ठीक, जो रेगुलर हो सकता है, फ्री फेयर इलेक्शन होने से ये फ़ायदा है। ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए। सिटीजन हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। आरटीआई एक्ट आया था बेटा 2005 में। ये देखो, गवर्नमेंट की, यूपीए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी देन। व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन? योर फंडामेंटल राइट टू सी द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना रहता है, 10 रुपये कॉस्ट होता है, अगर नहीं दे पाए तो पेनल्टी पड़ती है 250 रुपये। ये है बेटा आरटीआई, जो 2005 में आए थे यूपीए, मनमोहन जी हमारे, है ना, गजब की चीज़ लाए थे भाई, गजब की चीज़। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसे किसी गवर्नमेंट के लिए बेटर है ना, तो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन, दस द नेसेसरी डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन आर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड मोर इफेक्टिव। अ सिटीजन हैज राइट टू द मीन्स ऑफ एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी आरटीआई के तहत। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पीपल ऑन गवर्नमेंट, है ना। देयर इज द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट का काम क्या है भाई, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती जाए। जितना ज़्यादा इकोनॉमी होगा, जितना फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ेगा, जितने हमारे डॉलर बढ़ेंगे, उतनी जीवन हमारी खुशी से चलेगी, है ना। एबिलिटी टू हैंडल difference, decision and conflict of the positive point of democracy regime. Democracy has the strength to claim that disadvantaged and discriminate caste status and equal opportunity. ठीक, डेमोक्रेसी हमको क्या देता है बेटा? डेमोक्रेसी हमको फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, जैसे पंचायती राज सिस्टम, जहाँ 50% है, कहीं पर 33% है, छत्तीसगढ़ में 50% है बेटा महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, है ना, वुमेन के लिए। तो डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, ये देखिए डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये सोसाइटी फॉर वुमेन, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। हमारे लोकसभा में 33% सीट रिजर्व होते हैं बेटा, ये पॉइंट लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएगा। 33% सीट रिजर्व होते हैं, है ना, किसके वजह के लिए? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम डिग्निटी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, सोसाइटी फॉर वुमेन्स, है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिल के रहें, है ना, तो भारत में सब लोग एक साथ मिलते हैं, इसके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, मूवमेंट, पहले हम जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी जा सक रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है हमारी। तो ये सारी बातें यहाँ पर है, ये ठीक है। 2010 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, जिसमें राज्यसभा में इंश्योर किया गया कि 33% रिजर्व फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट। जो लोकसभा है, विधानसभा है,
वहाँ 33% रिजर्व है, पंचायती राज सिस्टम में 50% है ना। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ करती है, ठीक है, इसका कुछ कॉज भी है तो कुछ प्रोन्स भी है। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथ दे द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्टेज। The government are formed, political parties usually care the representative in different castes and tribes and place in. Some political parties note to favor of some caste. Democracy provide their equal status and opportunity of all castes. Democracy transform people from the status to subject their citizens. A democracy ensures the people they have a right to choose their rule to have the control over the rulers. A citizen has a right and their means of examining the process of decision making. ये देखो मैंने आरटी की बात की थी ना, और हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्वेश्चन आए तो बेटा छोड़ के मत आना, अपने अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख देना। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन एज बेस्ड ऑन द गारंटी इन डेमोक्रेसी। आप जो भी जानते हैं उसको लिख दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आई होप सो कि आप जब देखेंगे क्लास को तो एंजॉय करेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। जय माता दी।